हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें जो है टोटल 50 क्वेश्चन हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। देखिए, आपके बीपीएससी TRE 4.0 जो होने वाला है, इसमें जो है इसके पहले जो बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 हुआ है उसमें बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को करके चलेंगे। इस सीरीज में हम बीपीएससी प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को शामिल किए हैं और बिहार के विभिन्न एग्जाम जितने भी अभी तक हुए हैं टोटल जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन तीनों का इसमें क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की ही तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। बताइए, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, उसके घनत्व के, उसकी लंबाई के उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, किसी चालक का प्रतिरोध जो है समानुपाती होता है तो ये किसके समानुपाती होता है ये बताना है। तो देखिए, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभवांतर की इकाई है। बताइए, विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होती है। बताइए, कूलाम होता है, वाट होता है, वोल्ट होता है या फिर ओम होता है। तो बताइए, विद्युत विभवांतर की इकाई जो है क्या है। तो देखिए, विद्युत विभवांतर का इकाई जो होता है इसे वोल्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत विभवांतर का इकाई जो होता है ये वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों से पूछेगा कि कूलाम जो है किसका इकाई है तो कूलाम जो है विद्युत आवेश का है। किसका है? कूलाम जो है विद्युत आवेश का है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, वाट जो होता है यह शक्ति की यूनिट होती है और ओम जो होता है बताइए किसका यूनिट होता है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ओम जो है किसकी इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डायोड को प्रयोग में लाया जाता है। बताइए, डायोड को प्रयोग में लाया जाता है प्रवर्धन के रूप में, दृष्टिकारी के रूप में, दोलित्र के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, डायोड को प्रयोग में लाया जाता है तो देखिए दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायोड को दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। बताइए, कपूर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। बताइए, क्रिस्टलीकरण के द्वारा शुद्ध किया जाता है, आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है, अवसादन के द्वारा शुद्ध किया जाता है या फिर ऊर्ध्वपातन जिसे सब्लिमेशन कहते हैं इसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो देखिए, कपूर जो होता है इसे शुद्ध करने के लिए जो है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है कंप्लीट कर दिया गया है। अभी तक बिहार में जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल इस चैनल पर जो है आपका प्लेलिस्ट बना है, जाकर के देख लीजिएगा। साइंस के भी क्वेश्चन मैक्सिमम कवर कर दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आपका सीरीज चली रहा है। उसके बाद देखिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैक्सिमम कवर कर दिए हैं और कुछ क्वेश्चन है जो करवाया जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके बराबर होती है परमाणु के नाभिक में मौजूद। बताइए, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, फर्मियानों की संख्या के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। तो देखिए, तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होता है यह परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति होती है। बताइए, HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति होती है। बताइए, सहसंयोजी प्रकृति होती है, वैद्युत संयोजी प्रकृति होती है, समन्वयी प्रकृति होती है या फिर ध्रुवीय संयोजी प्रकृति होती है। तो देखिए, सहसंयोजी जो होता है इसमें जो होते हैं सहसंयोजी प्रकृति होती है HCl में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माता पिता से संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताइए, माता पिता से संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है।
बताइए रूपांतरण कहा जाता है, आनुवांशिकता कहा जाता है, जीन कहा जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए माता पिता से संतानों में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को जो है आनुवांशिकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा कि आनुवांशिकता के पिता कौन है, तो आनुवांशिकता के पिता को जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है, तो आनुवांशिकता की इकाई जीन होती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षा स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। बताइए किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षाकृत स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बताइए जीनोम का चारण कहते हैं, गुणसूत्र का चलना कहते हैं, या फिर जीन मानचित्रण कहते हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षाकृत स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जो है ये जीन मानचित्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दूध में खट्टापन आता है। बताइए दूध में खट्टापन आने का कारण क्या है। बताइए लैक्टिक अम्ल के द्वारा खट्टापन होता है, ब्यूटायरिक अम्ल के द्वारा होता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा होता है, या फिर साइट्रिक अम्ल के द्वारा होता है। तो देखिए दूध में खट्टापन जो होता है ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध में खट्टापन जो है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए मक्खन में दुर्गंध जो है किस अम्ल के कारण आता है। बताइए मक्खन में दुर्गंध जो है ये किस अम्ल के कारण आता है, तो ये ब्यूटारिक अम्ल के कारण आता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। ब्यूटारिक अम्ल के द्वारा जो है मक्खन में दुर्गंध उत्पन्न होता है, ये आपको याद रखना है। बताइए नींबू में खट्टापन जो है किसके कारण होता है, किस अम्ल के कारण जो है नींबू में खट्टापन होता है, तो ये साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए मानव जठर में मौजूद अम्ल कौन सा पाया जाता है। तो देखिए मानव जठर में मौजूद अम्ल की बात करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है। बताइए दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है। बताइए बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, शून्य हो जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ये बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जब विद्युतीय ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब। बताइए जब विद्युत ऊर्जा जो है गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है, या फिर 80% ऊष्मा की हानि होती है। तो देखिए जब विद्युत ऊर्जा जो है गति में परिवर्तित होती है तब जो है इसमें कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो है ऊर्जा का कभी ह्रास नहीं होता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है, इसका रीजन बताइए क्या है। बताइए यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है, इसका रीजन बताइए क्या है। बताइए गुब्बारा पिघल जाता है, प्रकाश किरणें गुब्बारे में छेद कर देती हैं, गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दाब बढ़ा देती है, ताप गुब्बारे में छेद कर देता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका मेन रीजन है कि गुब्बारे के अंदर की हवा जो होता है ये गर्म हो जाती है और गुब्बारे के भीतरी दीवार पर दाब बढ़ा देती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। बताइए स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए जो है इसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। बताइए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है, सिलिकॉन की मात्रा बढ़ाई जाती है, या फिर क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो देखिए स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए जो है इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टेनलेस स्टील जो होता है यह एक मिश्र धातु है और इसमें जो है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम प्लस निकेल का मिक्स किया जाता है, जिसमें क्रोमियम को 15 से 20% मिक्स किया जाता है और निकेल जो है इसमें 8 से 10% की मात्रा डाली जाती है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। बताइए निम्नलिखित में से
कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? बताइए चूना पत्थर है, बताइए चूना पत्थर है, सिलिका मिट्टी है, जिप्सम है या फिर राख है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का एक मुख्य घटक है? तो देखिए सीमेंट का एक मुख्य घटक जो है चूना पत्थर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? तो चूना पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस का उपयोग तेल के ताजा नमूने के लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है? बताइए हीलियम तथा नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन की यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अथवा हीलियम का प्रयोग करते हैं, या फिर नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए निम्न में से किस गैस का उपयोग तेल के ताजा नमूनों के लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है? तो देखिए हीलियम तथा नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निम्न में से क्या स्रावित होता है? बताइए अंतःस्रावी ग्रंथियों से निम्न में से क्या स्रावित होता है? बताइए पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या फिर लार होता है, या फिर हार्मोन होता है। तो बताइए अंतःस्रावी ग्रंथियों से निम्नलिखित में से क्या स्रावित होता है? तो देखिए हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो है हार्मोन का स्रावण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से रक्त दाब का मापन यंत्र द्वारा कौन सा है? बताइए इनमें से रक्त मापन का यंत्र जो है कौन सा होता है? बताइए रक्त दाब जो है किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? बताइए स्फीरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, या फिर एमीटर के द्वारा मापा जाता है? तो देखिए रक्त दाब जो है मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा जो है रक्त दाब मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा एनीमोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है, तो एनीमोमीटर जो है ये हवा की शक्ति और दिशा को मापता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा आप लोगों से कि एमीटर जो है किसको मापता है, तो ये विद्युत धारा को मापता है। अगर आप लोग ये बताइए कि कार्डियोग्राफ जो है ये किसको मापता है, कार्डियोग्राफ जो है ये किसका मापन करता है, तो हृदय गति को मापता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ये किसको मापता है, तो हृदय की धड़कन को मापता है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए हृदय प्रभावित होता है, फेफड़ा होता है, वृक्क होता है, या फिर यकृत होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक फ्यूज तार की धारण क्षमता निर्भर करती है। बताइए एक फ्यूज तार की धारा क्षमता जो है ये किस पर निर्भर करती है? बताइए तार की लंबाई पर किस पर निर्भर नहीं करती है, ये बताना है। बताइए तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, तार की परिधि पर निर्भर नहीं करती है, तार के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है, या फिर इसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करती है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एक फ्यूज तार की धारा क्षमता जो है ये किस बात पर निर्भर नहीं करती है? तो देखिए तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, जबकि तार की परिधि पर जो है एक फ्यूज तार का जो है धारा क्षमता निर्भर करता है, तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, इसमें प्रवाहित धारा पर भी निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तार की लंबाई पर जो है एक फ्यूज तार का जो धारा क्षमता है ये निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बताइए बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो है ये बढ़ता है या फिर घटता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 देखिए, तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि? बताइए तापमान बढ़ाने पर विद्युत चालकता जो है ये घटती है, इसका रीजन क्या है? बताइए तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है, या फिर गर्म करने पर धातु बढ़ती है, उच्च तापमान पर धातु के परमाणु अधिक कंपन करते हैं, धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए तापमान बढ़ाने पर धातु की विद्युत चालकता घटती है या फिर बढ़ती है?
तो देखिए तापमान बढ़ाने पर जो है इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्लोरोफार्म के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले गैस हैं। बताइए क्लोरोफार्म के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले गैस कौन से हैं? बताइए क्लोरीन है, ईथर है, मीथेन है या फिर प्रोपेन है। बताइए क्लोरोफार्म के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले गैस कौन से हैं? तो देखिए इसमें जो है मीथेन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफार्म के निर्माण में जो है मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लोरोफार्म को ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लोरोफार्म को ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। और देखिए क्लोरोफार्म का उपयोग जो होता है ये निश्चेतक कारक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। क्लोरोफार्म का उपयोग जो है निश्चेतक कारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? देखिए एस्पिरिन का बताइए इसमें से रासायनिक नाम क्या है? बताइए सैलिसिलिक अम्ल है, एसिटिलिक सैलिसिलिक अम्ल होता है, मेथिक सैलिसिलेट होता है या फिर सोडियम सैलिसिलेट होता है। तो बताइए एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो है क्या है? तो देखिए एस्पिरिन जो होता है इसका रासायनिक नाम जो है एसिटिलिक सैलिसिलिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिटिलिक सैलिसिलिक अम्ल जो है एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलकी पदार्थ कौन सा है? बताइए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलकी पदार्थ कौन सा है? बताइए नायलॉन 6 है या फिर नायलॉन 6 है या फिर डेक्रान है या फिर केवलर है। तो बताइए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलकी पदार्थ कौन सा होता है? तो ये केवलर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य में केटल डिजीज किसके द्वारा संक्रमित होती है? बताइए केटल डिजीज जो है ये किसके द्वारा होता है? बताइए फुट राट के द्वारा होता है, डायरिया के द्वारा होता है, एंथ्रेक्स के द्वारा होता है या फिर रिंडर पेस्ट के द्वारा होता है। तो बताइए मनुष्य में केटल डिजीज जो है किसके संक्रमण से होता है? तो देखिए यह एंथ्रेक्स के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एंथ्रेक्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जीवाणु का नाम पूछेगा तो बैसिलस एंथ्रेक्स जीवाणु होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त का उत्सर्जन होता है। बताइए पित्त रस का उत्सर्जन जो है ये कहाँ से होता है? बताइए अग्नाशय के द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है, तिल्ली के द्वारा होता है या फिर उदर के द्वारा होता है। तो देखिए पित्त का जो उत्सर्जन होता है यह यकृत के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पित्त का उत्सर्जन जो है यह यकृत के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा कि यकृत जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। बताइए मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन जो है निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? बताइए एक्टिन और मायोसिन होता है, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन होता है, मायोसिन और ट्रोपोनिन होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन जो है किसे कहा जाता है? तो देखिए एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं ये मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, आकाश नीला लगता है इसका रीजन क्या है? बताइए आकाश जो है देखने पे नीला दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है? बताइए सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। बताइए लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षाकृत वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। नीला रंग तरंग को अधिक सुग्राही है। वायुमंडल दीर्घ तरंग देखिए वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्ध्य को लघु तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। तो बताइए आकाश जो है देखने पे नीला दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है? तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन होता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, साफ आसमान किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो देखिए वही क्वेश्चन फिर रिपीट किया है। बताइए साफ आसमान जो है यह किसके कारण नीला दिखाई देता है? बताइए प्रकाश का विवर्तन के कारण दिखाई देता है, प्रकाश का विक्षेपण के कारण दिखाई देता है या फिर प्रकाश का परावर्तन के कारण दिखाई देता है या फिर प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो बताइए प्रकाश जो है साफ आसमान जो है ये किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका मेन कारण जो है
प्रकाश का विक्षेपण के कारण ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साफ आसमान जो है किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश का विक्षेपण के कारण जो है नीला दिखाई देता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक किस रंग में होता है, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है, देखिए अगर पूछेगा सबसे अधिक जो है प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। अगर पूछेगा सबसे कम जो है प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए मृगमरीचिका का कारण क्या है, बताइए मृगमरीचिका का कारण क्या है। वायुमंडल में ओजोन परत का ह्रास, वायुमंडल के विभिन्न भागों को समान तापन, वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापन, या फिर वायुमंडल में चुंबकीय अस्थिरता। तो बताइए मृगमरीचिका का कारण क्या होता है। तो देखिए मृगमरीचिका का कारण जो है वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31। देखिए डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है, बताइए डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है। बताइए प्रोटीएज है, एमाइलेज है, रेनेट है, या फिर लाइपेज है। तो बताइए डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम जो है कौन सा है। बताइए डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम जो है कौन सा है, तो प्रोटीएज है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम जो है प्रोटीएज होता है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए ग्रेफाइट और हीरा जो है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। बताइए उनकी विद्युत चालकता समान होती है, उनके पास समान क्रिस्टलीय संरचना है, उसके पास समान डिग्री की कठोरता है, उस उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उनकी विद्युत चालकता समान होती है, या फिर उनके पास समान क्रिस्टलीय संरचना है, या फिर उनके पास समान डिग्री की कठोरता है। तो बताइए हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सत्य है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कोई भी इसमें स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। देखिए हीरा जो होता है ताप और विद्युत का कुचालक होता है। अगर आप लोगों से पूछेगा हीरा ताप और विद्युत का सुचालक है या फिर कुचालक है, तो आप लोग याद रखिएगा हीरा जो होता है ये ताप और विद्युत दोनों का जो है कुचालक होता है, और ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हीरे की संरचना पूछेगा तो कैसा होता है, तो ये चतुष्फलकी होता है। अगर पूछेगा हीरा की संरचना जो है कैसा होता है, तो ये नियमित चतुष्फलकी होता है। और ग्रेफाइट की संरचना पूछेगा तो ये षष्ठकोणीय जालक की सतह के रूप में होती है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है, बताइए परिमाप कितना होता है। बताइए एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप जो है कितना होता है। बताइए 5 से 6 लीटर होता है, 3 से 4 लीटर होता है, 8 से 10 लीटर होता है, या फिर 10 से 12 लीटर होता है। तो देखिए एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है इसमें जो है रक्त का जो परिमाप होता है 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। बताइए एड्रेनलिन है, थायरॉक्सिन है, प्रोजेस्टेरोन है, ऑक्सीटोक्सिन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ऑक्सीटोक्सिन जो है ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो है स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो ऑक्सीटोक्सिन ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। बताइए हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है। बताइए तांबा पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, सोना पाया जाता है, या फिर लोहा पाया जाता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी लोहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में जो है आयरन लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना घटित होती है। बताइए बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना घटित होती है। बताइए इलेक्ट्रिक चार्जिंग की घटना घटित होती है, बिजली का निर्वहन होता है, विद्युत आवेश का संचय होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना घटित होती है। तो देखिए बिजली का निर्वहन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इसमें करेक्ट मैच किया गया है? बताइए विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, या फिर सुरक्षा फ्यूज जो होता है ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, या फिर विद्युत जनरेटर जो होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब ए बी सी तीनों जो है करेक्ट दिया है, क्योंकि विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये बात बिल्कुल सही है। और सुरक्षा फ्यूज जो होता है ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, ये भी बात सही है। और विद्युत जनरेटर जो होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी जो है करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में बताइए विद्युत मोटर में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? बताइए विद्युत मोटर में जो होता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? बताइए निम्नलिखित में से किसका पीएच मान जो है 7 है? बताइए शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, या फिर क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 होता है, या फिर अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 होता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो शुद्ध पानी होता है इसका पीएच मान जो है ये 7 होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध पानी जो होता है यह सुचालक होता है या फिर कुचालक होता है? बताइए शुद्ध पानी जो होता है ये चालक होता है या फिर सुचालक होता है? सुचालक होता है या फिर कुचालक होता है? तो ये कुचालक होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या क्या थी? बताइए मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? बताइए 63 था, 62 था, 65 था, या फिर 64 था? तो देखिए मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या जो थी ये 63 था, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन और गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? बताइए पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? बताइए परमाणु भौतिकी है, प्लाज्मा भौतिकी है, या फिर यांत्रिकी है, या फिर नाभिकीय भौतिकी है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए परमाणु के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? तो इसे जो है प्लाज्मा भौतिकी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या निम्न है। बताइए मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है? 187, 287, 206, या फिर 306? तो देखिए मानव शरीर में हड्डियों की संख्या टोटल जो है 206 है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बताइए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? बताइए 4 होता है, 12 होता है, 20 होता है, या फिर 28 होता है? तो देखिए मनुष्य के जीवन काल में जो है 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर पूछेगा आप लोगों से दांतों के प्रकार कितने होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा दांतों के प्रकार जो है 4 होता है। सबसे पहला होता है कृंतक, इसी को छेदक दंत भी कहते हैं, और इसी को इंसीजर भी कहते हैं। तो कृंतक दंत को क्या कहते हैं? छेदक कहते हैं, और छेदक को ही इंसीजर कहते हैं, इसकी संख्या 8 होती है। और दूसरा होता है भेदक या रदनक, इसी को कैनाइन कहते हैं, इसकी संख्या 4 होता है। तीसरा अग्रचर्वरक होता है जिसे प्रीमोलर कहते हैं इंग्लिश में, और इसकी संख्या 8 होती है। उसके बाद चौथा जो होता है चर्वरक दंत होता है जिसे मोलर्स कहते हैं, इसकी संख्या 12 होता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के दांत होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने कितने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग? बताइए 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? बताइए 100 होता है, 206 होता है, 300 होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होता है? तो देखिए 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या टोटल जो है 206 होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलो हर्ट्ज एक इकाई है जो मापती है। बताइए किलो हर्ट्ज एक इकाई है जो मापती है। बताइए किलो हर्ट्ज जो है यह किसका मापन करता है? बताइए 1 एम्पीयर की धारा द्वारा उपयोग किए जाने वाली शक्ति को मापता है, विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग
आवृत्तियों को मापता है, या फिर विद्युत प्रतिरोध को मापता है, या फिर वोल्टेज को मापता है। तो देखिए किलो हर्ट्ज जो होता है ये विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग आवृत्ति को मापता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? बताइए किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? बताइए आई आर स्क्वायर है, वी आई है, आई स्क्वायर आर है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किसी परिपथ में कौन सा पद जो है विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? तो देखिए आई आर स्क्वायर जो है ये जो है विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटन नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटन नहीं है? बताइए NaOH है, HCl है, KOH है, H2CO3 है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्ट नहीं है? तो देखिए कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3 यही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? बताइए दूध, रक्त, घी या फिर मक्खन। तो देखिए घी जो होता है एक कोलाइड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि दूध, रक्त और मक्खन जो है एक कोलाइड होते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर सी घी जो है कोलाइड के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए वाष्पीकरण कहते हैं, संघनन कहते हैं, कोश गठन कहते हैं, या फिर द्रवण कहते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे संघनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? बताइए एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बताइए ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, संघनन कहा जाता है, वाष्पन कहा जाता है, या फिर उबलना कहा जाता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब एक ठोस जो है सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? कपूर होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग भी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की ही तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।